एवरीवन, सो मैं रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2022 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है और इसकी जो शिफ्ट थी वो थर्ड शिफ्ट थी। उसके सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, मींस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज की वीडियो में हम इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्लासेस हैं वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। सो इन वीडियोस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे सत्य नहीं वाला पूछा है। ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा अधिगम का परिणाम है। सो ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। जो हमारा विकास होता है वो परिपक्वता और सीखने का परिणाम होता है। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये भी बात सही है कि हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस तरीके से विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वों में होते हैं, मतलब कि हम उनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये बात भी सही है क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्रॉल करना सीखता है, फिर हल्के हल्के चलना सीखता है किसी चीज़ का सहारा लेके, फिर देन उसके बाद वो प्रॉपरली चलना, भागना, खेलना, कूदना सीखता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा एकदम स्पेशल होगा, वो सीधे पैदा होते ही चलना शुरू कर देगा 2-4 दिन में ही, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका एक प्रॉपर एक पैटर्न होता है। सो ये इसको फॉलो करता है तो हम विकास को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। लेकिन इसमें से जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, विकास की प्रत्येक अवस्था के समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। कोई अवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई अवस्था कम महत्वपूर्ण है, कोई अवस्था किसी चीज़ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि भाषा के विकास के लिए पूर्व वाली अवस्था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अवस्थाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। सो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट जे हैविंगहर्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉग, लेव वाइगोस्की। सो जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिया गया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है? संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, संज्ञानात्मक पृष्ठभूमि में अंतर, अभिक्षमता में अंतर। देखिए, कोई दो व्यक्ति हैं और वो दो व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एप्टीट्यूड अलग अलग है। किसी चीज़ को देखने का नज़रिया और आपके उस क्षेत्र में योग्यता को ही आपका एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप 4 लोग अलग अलग व्यवसाय को चयन करते हैं तो वो उनके एप्टीट्यूड के आधार पर होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्षमता में अंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होती है? स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रियाओं के तरीके, आदत निर्माण। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदत निर्माण। व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया है? प्रतिपादित नहीं किया, इसमें यहाँ से आपको नेगेटिव वाला आंसर बताना है। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक तरीके के लिए वैध है? MMPI, 16PF, EPPS, TAT, TET। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, MMPI। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें भी सबको मार्क्स दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी एल्फा परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाटिया बैटरी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? इसमें भी आपको नहीं वाली बतानी है। सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम समानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपागम
प्रासंगिक नहीं है। पाठ्यक्रम में समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। आपसे प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं वाला पूछ रहे हैं। अब प्रतिभाशाली बालक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें उनकी बुद्धि लेवल में कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक है। तो आप उपचारात्मक शिक्षण उन बालकों को देखते हैं जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं या फिर जो कोई समस्या को झेल रहे होते हैं। तो आप प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं देंगे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचारात्मक अध्यापन। किसी भी प्रकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है कैटेनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो डिसलेक्सिया है वो एक अधिगम अक्षमता है, इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसमायोजन व कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता या फिर द्वंद्व। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। जब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के सामने दो परिस्थितियां होती हैं और वो उन दोनों परिस्थितियों में से एक को चुनने में कठिनाई महसूस करता है, तब उसके सामने द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JP गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता वालों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में सहानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। सो JP गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो बच्चा सृजनात्मक होता है उसके चिंतन में लचीलापन भी पाया जाता है, उसके अलावा उसके चिंतन में मौलिकता भी पाई जाती है और किसी एक प्रॉब्लम के लिए उनके पास अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन भी होते हैं। लेकिन चिंतन में सहानुभूति जैसे टर्म का उन्होंने कोई भी वर्णन नहीं किया है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे हमसे नहीं वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है क्लाइनफेटर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नल संलक्षण या फिर डाउन संलक्षण। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डाउन संलक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम। एक बार रीट में यही क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि जो बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है वो किस गुरसूट के कारण होता है। तो उसके ऑप्शन में एक में से जो गुरसूट 21 वाला था वो राइट था। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में 3 प्राइमरी नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सो उनकी थ्योरी में किस नियम का कोई भी वर्णन नहीं है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहचर्य का नियम। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने का मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो मनोवैज्ञानिक कारक आपसे पूछा है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोहलर, जीरोन ब्रूनर, मार्टिन सेलिंगमैन या फिर एरिक एरिक्सन। सो जो अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था वो वॉल्फिंग कोहलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने अपना ये सिद्धांत एक जनमानस के ऊपर किया था और उन्होंने ये बताया था कि किसी को भी कोई समस्या का सलूशन एकदम उसके दिमाग में आता है, एकदम सडन आता है सलूशन, और वो सलूशन को अपनाकर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन प्राप्त कर लेता है। इन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी के अपोजिट अपनी थ्योरी दी थी। उसमें तो ये कहा गया था कि धीरे धीरे अधिगम होता है, स्टेप बाय स्टेप, गलतियाँ कर करके। और इन्होंने क्या कहा था, एकदम से सोल्यूशन आता है। पहले वो चिंपांजी बैठा रहा, उसके ऊपर खूब सारे केले लटका दिए गए थे जहाँ पे वो पहुँच नहीं सकता था, और एक डंडा रख दिया गया था। और चिंपांजी के दिमाग में अचानक से आया कि इस डंडे के थ्रू मैं इन केलों को उतार सकता हूँ। तो उसने उस डंडे का यूज़ किया और केलों को उतार लिया। तो उसका राइट आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए। अधिगम में समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत एवं नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन का सत्यापन।
समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रॉजर्स, जीन पियाजे। सो जो हमारी रक्षात्मक युक्तियाँ हैं उनका जो मौलिक रूप से जो वर्णन था वो सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या फिर पुरस्कार। सो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या होगा? पुरस्कार। जब किसी बच्चे को कोई पुरस्कार का लालच दे दिया जाता है तो बच्चा उस कार्य को खूब अच्छे से करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बाहर से अभिप्रेरणा आ रही है जो कि पुरस्कार उसे दे रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। सो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन स्तर। डर्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विलपन, अंतःक्रिया शिक्षण। सो एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की विधि प्रस्तुत की गई थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म शिक्षण, जो कि हमने अपने बीएड के ट्रेनिंग कोर्स में खूब किया होगा। अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से? सो अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहले हमें अभिप्रेरणा तब होती है किसी चीज़ की जब हमें उसकी नीड होती है। तो सबसे पहला चरण होगा उसकी आवश्यकता। आवश्यकता केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब नीड होती है, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर ड्राइव आती है, मतलब कि अंतर्निहित आता है, और फिर हम प्रोत्साहन होता है हमारे अंदर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य डैश है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या फिर रूपांतकारी। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरकारी। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो किसी भी परीक्षण के निर्माण के लिए उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तापित किया गया था? 2001, 2005, 2004, 2008। तो एनसीएफ 2005 हम सबको पता है, तो उसका राइट आंसर होगा 2005। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक या उपचारात्मक। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बोर्ड ने 27 क्वेश्चन को एक बोनस क्वेश्चन माना था और इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन। तो स्कीमा, एसिमिलेशन और कमेंडेशन जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन जो अधिग्रहण है वो उनकी थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, डैश कहलाता है? कार्योटाइप, आरएनए, एलीन, ऑटोसोम्स। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलीन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? सो आपको नहीं वाली पूछी गई है। फेनल अवस्था, एनल अवस्था, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, लेटरल अवस्था। तो उसमें से कौन सी अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। एडिपस और इलेक्ट्रा नामक उन्होंने 2 टर्म दिए थे। इलेक्ट्रा में क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपने पापा के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, मतलब वो पापा से ज़्यादा प्यार करती है और मम्मी से कम करती है। पापा की बहुत लाडली होती है और मम्मी से उसका 36 का आंकड़ा चलता है। और ओडिपस एक ऐसी अवस्था और ओडिपस एक ऐसी ग्रंथि होती है जो लड़कों में पाई जाती है कि लड़के अपनी मम्मा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और पापा से उनके 36 का आंकड़ा चलता है। तो उन्होंने ये 2 ग्रंथियों की बात की थी, 2 इमोशंस की बात की थी, ना कि ये कोई अवस्था थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एंड हैव अ गुड डे।